नमस्कार दोस्तों, आर के सोनी क्लासेस पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पुराने लेक्चर में मैंने आपको सरकार के अंग के बारे में बताया था कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। इन तीन के बारे में हमने कल चर्चा की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब उसी क्रम में हमारा जो अगला लेक्चर है वो है राष्ट्रपति। कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है, मंत्री परिषद होती है और महान्यायवादी होता है। तो ये 5 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो उनमें से सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति। और ये हमारा एक टॉपिक भी है। तो इसके पहले अभी तक जिन भी विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति भारत का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। अगर मैं कहूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है तो वो कौन होगा? राष्ट्रपति। लेकिन भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? संसदीय शासन प्रणाली, अर्थात इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है या 2 प्रकार के शासक पाए जाते हैं। एक वास्तविक शासक और एक होता है नाममात्र का शासक। तो भारत में जितने भी कार्य होंगे वो किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन करता कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। क्लियर? तो राष्ट्रपति कैसा शासक है? नाम मात्र का शासक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि नाम मात्र का शासक किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति को, क्योंकि वह जो भी काम करता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। लेकिन अभी हम राष्ट्रपति को देखें तो मैंने आपको बताया अनुच्छेद 52, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका का क्या होगा? प्रमुख होगा और उसी के नाम से पूरे भारत के काम होंगे। उसी के नाम से क्या होंगे? भारत के पूरे कार्य होंगे। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। बहुत बड़ा पद है, बहुत अच्छा पद है, सम्मानीय पद है। पूरी व्यवस्थाएं मिलती है, आपने देखा होगा, पूरी सुविधाएं मिलती है। एक एक करके हम राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे कि क्या क्या होता है। यहां मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से पूरा राष्ट्रपति का परिचय बताऊंगा कि वास्तव में राष्ट्रपति में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 में कौन होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। याद रखना कि भारतीय राष्ट्रपति और ब्रिटेन की महारानी, भारतीय राष्ट्रपति और ब्रिटेन की महारानी का थोड़ा मिलता जुलता स्वरूप है। लेकिन अंतर क्या है कि जो ब्रिटेन की महारानी होती हैं वो वंशानुगत होती हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? जनता के द्वारा। अब वो चाहे प्रत्यक्ष माध्यम से हो चाहे अप्रत्यक्ष माध्यम से हो। अभी हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि प्रत्यक्ष चुना जाता है या अप्रत्यक्ष। तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत क्या होंगे? भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अब अगर हम देखें अगला इसी में टॉपिक, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, मतलब कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? भाई राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ ना कुछ योग्यताएं तो जरूरी है। तो यहां सबसे पहले तो अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 में क्या है? इसकी योग्यताएं हैं भारत का नागरिक हो। अब राष्ट्रपति बनना है भारत का, तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा वो क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब यह है कि मिनिमम 35 वर्ष तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो। 35 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। क्लियर? अगला,
लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो। मतलब जो लोकसभा के चुनाव में आवश्यक योग्यताएं हैं, वही योग्यताएं किस में होनी चाहिए? राष्ट्रपति में होनी चाहिए, है ना। तो जो सदस्य लोकसभा का सदस्य बन सकता है, वही योग्यता किसको मापी गई है? राष्ट्रपति के लिए। लेकिन याद रखें, यहां सिर्फ योग्यताएं मांगी गई हैं, है ना। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना लोकसभा ना राज्यसभा, इसका अलग से चुनाव होता है। यहां सिर्फ क्या मांगी गई हैं? योग्यताएं, या आपकी सदस्य की योग्यताएं। मतलब जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है, वो भी एक अर्हता रखता है किसके लिए? राष्ट्रपति के पद के लिए। क्लियर। बाकी ये दो योग्यताएं तो आपको बता ही दी मैंने। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो। अब ये तो हो गई योग्यताओं की बात। कुछ शर्तें भी हैं, है ना, जो अलग से मैंने लिखी हैं। एक शर्त है कि लाभ के पद पर ना हो। अब ये लाभ का पद क्या होता है? तो लाभ के पद का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पद जिससे एक इनकम प्राप्त होती है। लाभ का पद क्या होगा? एक ऐसा पद जिससे एक इनकम प्राप्त होती है। मान के चलो कोई सरकारी अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, वो पद पर रहते हुए राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, जब जाके वो चुनाव लड़ सकता है। तो एक दूसरे पद से जो इनकम प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलेंगे? लाभ का पद। अब लाभ के पद में कौन कौन आएगा? लाभ के पद में कौन कौन आएगा वो डिसाइड कौन करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय डिसाइड करेगा कि लाभ का पद कौन कौन होता है या लाभ के पद में कौन कौन आते हैं। तो यहां तो सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया ना हो, ऐसा ना हो बैंकों से लोन लिया हो, ऐसा ना हो किसी का पैसा लेकर भाग गए हो, है ना, और अपने आप को क्या कर दिया? दिवालिया घोषित कर दिया हो। पागल ना हो। अब राष्ट्रपति का पद है तो पागल नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक होती हैं। क्लियर। तो ये तो बात हो गई किसकी? योग्यताओं की। अब अगर हम बात करें इसके कार्यकाल कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, मतलब एक बार पद प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति कितने दिनों तक या कितने साल तक अपने पद पर रह सकता है। तो अनुच्छेद 56 में इसका वर्णन है। तो कितने साल? 5 वर्ष। एक बार कोई व्यक्ति अगर भारत का राष्ट्रपति बन जाता है तो वो क्या कर सकता है? 5 साल रह सकता है, लेकिन वो दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। भारत में दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, कितनी भी बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो 5 साल एक व्यक्ति रह सकता है। अब आपके माइंड में आएगा क्या सर 5 साल के पहले नहीं हटा सकते? तो हटा सकते हैं बिल्कुल। अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम क्या है? महाभियोग। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लिखा हुआ है मैंने, देखें यहां। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत हम राष्ट्रपति को साबित कदाचार के आधार पर या संविधान के दुरुपयोग के आधार पर हटा सकते हैं। उसकी एक प्रोसेस होती है जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, या फिर मैं कहूं कि धीरे धीरे जो हमारे टॉपिक होंगे तो उनमें एक टॉपिक ये भी रहेगा महाभियोग। उसकी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर। तो कार्यकाल 5 वर्ष। अब 5 वर्ष के पहले अगर राष्ट्रपति को किन्हीं कारणों से पद छोड़ना है तो वो क्या करेगा? त्याग पत्र दे देगा। किसको? उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति को 5 साल के पहले भी अपना पद छोड़ना है तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देगा और पद से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़े। अगली बात करते हैं निर्वाचन, अनुच्छेद 54। अब यहां जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, है ना, एक प्रक्रिया है, एक लंबी प्रोसेस है। तो वैसे तो मैं आपको एक पूरा लेक्चर पढ़ाऊंगा इसमें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन इसमें भाग लेता है, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको परिचय दे रहा हूं तो उसमें सुन लें। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें भाग कौन कौन लेता है? तो
जो हमारे निर्वाचित सदस्य होते हैं संसद के, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। कौन लेता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दिल्ली एवं पांडुचेरी में भी विधानसभाएं हैं, तो उसके निर्वाचित सदस्य भी क्या लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब कैसे होता है, कैसे वोटिंग होती है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसका एक अलग से लेक्चर में लूंगा, जहां पर सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊंगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो चिंता बिल्कुल आपको नहीं करना है। क्लियर? तो ऐसे होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। आगे बढ़ते हैं। शपथ। अब राष्ट्रपति जैसे ही चुनाव जीत जाता है, बहुमत प्राप्त कर लेता है, तो उसको पद के पहले क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी कि मैं फलाना फलाना भारतीय संविधान, या उसको साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि भारतीय संविधान की रक्षा करूंगा, देश बहुत अच्छे से चलाऊंगा, नियमों का पालन करूंगा। तो वो शपथ कौन दिलाता है, तो वो शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अब मान के चलिए कि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, तो कौन शपथ दिलाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश के बाद जो हमारे न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे, जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। अब मान के चलो कि वो दोनों नहीं है, तो जो तीसरे नंबर के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाएंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो शपथ कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को, तो उनके बाद जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति को। क्लियर? तो ये हो गया आपका शपथ। सबसे पहले अनुच्छेद 52 में भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। योग्यताएं हमने पढ़ी, कार्यकाल 5 वर्ष, फिर हमने पढ़ा निर्वाचन कैसे चुनाव होता है, फिर मैंने आपको यहां बताई कि शपथ कौन दिलाता है। अब इसके बाद भाई शपथ तो ले ली, अब क्या जरूरी, वेतन। भाई वेतन भी तो जरूरी है, इतना बड़ा राष्ट्रपति का पद है, कुछ ना कुछ वेतन भत्ते सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए, कितने लाख रुपए, 5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। और वो भी कैसा होता है, टैक्स फ्री, इस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा जैसे ही ये अपना पद छोड़ते हैं, इनको 50% पेंशन भी मिलती है। अब ये तो बात हो गई पेमेंट की। इसके अलावा क्या, तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, उसमें ये रहते हैं 5 साल, है ना। पूरी सुख सुविधाएं मिलती हैं, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, स्वास्थ्य सुविधाएं, है ना, आने जाने का भत्ता मिलता है। एक बहुत अच्छी लाइफ हमारे भारत के राष्ट्रपति की होती है। पूरी सुख सुविधाएं भारत के राष्ट्रपति को मिलती है, किसी भी प्रकार की कमियां नहीं आती हैं, या राष्ट्रपति पद के दौरान किसी प्रकार की कमियां नहीं आती। पूरी व्यवस्थाएं उनको दी जाती हैं, जिससे वो अच्छे से देश के लिए क्या कर सकें, कार्य कर सकें। तो यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि वेतन कितना, तो 5 लाख रुपए मिलता है। बाकी सुख सुविधाएं आपने देखा ही होगा, गाड़ी बंगला सब कुछ होती है, राष्ट्रपति भवन होता है। अब अगर हम बात करें निर्वाचन विवाद, अब यहां मान के चलिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, या राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। अब किसी दूसरे प्रत्याशी ने ऐसा बोल दिया कि ये जो चुनाव है ये गलत था, या कुछ मुद्दे को लेके उसने क्या कर दिया, शिकायत कर दी। तो उनके जो विवाद हैं उनका निपटारा कहां होगा, सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय में क्या होगा, इनका विवाद सॉर्ट आउट किया जाएगा, और जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा वो क्या होगा, सर्वमान्य होगा। फिर से सुने, राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान अगर किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति बनती है, या राष्ट्रपति मान के चलिए चुनाव जीत गए और कोई विवाद आता है, तो उसका डिसीजन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। यहां पर एक बात आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया और उसने कुछ कार्य भी कर दिए,
मान के चलिए कि आज एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, उसने 6 महीने तक कार्य किए देश के नाम से, और फिर विवाद में ऐसा पाया जाता है कि उसको पद छोड़ना पड़ रहा है, तो वो जो उसने 6 महीने काम किए थे वो गलत नहीं होंगे, वो गैर कानूनी नहीं होंगे। मतलब वो जो उसने कार्य किए हैं वो कैसे होंगे, मान्य होंगे, उनको नहीं बदला जाएगा। क्लियर। तो निर्वाचन विवाद कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में सॉर्ट आउट होगा। महाभियोग प्रक्रिया में आपको बता चुका हूं कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर रहता है और पद पर रहते हुए अगर किसी व्यक्ति मतलब राष्ट्रपति को हटाना है तो एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो कौन सी होगी, महाभियोग अनुच्छेद 61। एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जाता है। अब ये प्रक्रिया क्या होती है, कैसे सदस्य इसमें भाग लेते हैं, वो सब हम जब महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत आईएमपी शक्तियां, अनुच्छेद 53। अब भारत का राष्ट्रपति करता क्या है ना भाई, इतना बड़ा पद है, इतनी पेंशन मिल रही, इतनी पेमेंट मिल रही, गाड़ी बंगला सब कुछ मिल रहा है, तो अब भारत का राष्ट्रपति करता क्या है। तो ये जो उसकी शक्तियां हैं वास्तव में यही उसके कार्य हैं, चाहे कार्य बोल दो चाहे शक्तियां बोल दो। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां, मतलब कुछ कार्यकारी शक्तियां होती हैं। अब उसमें कार्य क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो जब हम शक्तियों का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताऊंगा। तो ये कार्यकारी शक्तियां, फिर विधायी शक्तियां। अब कार्यकारी शक्तियां मैंने आपको कल बताया था कि कार्यपालिका क्या होती है, जहां पर कार्यों को किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है, तो कुछ कार्यकारी शक्तियां कौन करता है, राष्ट्रपति। फिर विधायी शक्तियां, उसके बाद वीटो। अब वीटो शक्ति भी हमारे भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब उसमें कौन कौन से वीटो प्राप्त हैं, कैसे वीटो का प्रयोग किया जाता है, तो जब हम शक्तियां पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक शक्ति डिटेल से यहां पढ़ाने वाला हूं कि विधायी शक्तियां क्या होती हैं, कार्यकारी शक्तियां क्या होती हैं। यहां पर सिर्फ मैं आपको एक राष्ट्रपति का परिचय दे रहा हूं कि राष्ट्रपति में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे चीजों को समझना है। ये सिर्फ डायग्राम के माध्यम से आपको चीजें पूरी समझ में आ जाएंगी। क्लियर। फिर सैन्य शक्तियां, है ना, कुछ सैन्य पावर भी होती है। जैसा कि आपको पता होगा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रमुख होता है, तो कुछ सैन्य शक्तियां भी हैं। क्षमादान की शक्तियां भी, मतलब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। आपको पता होगा कि मृत्यु दंड को भी माफ कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। तो कुछ क्षमादान की शक्तियां भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 1, 2, 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। वित्तीय शक्तियां, पैसों संबंधी शक्तियां भी कुछ राष्ट्रपति के पास होती हैं, है ना। फिर आपातकालीन शक्तियां, आर्टिकल 352, 356 और 360, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो ये वित्तीय आपातकालीन शक्तियां या न्यायिक शक्तियां भी किसको प्राप्त, हमारे भारत के राष्ट्रपति को। फिर स्वाविवेकी शक्तियां, जो बाकी शक्तियां होती हैं वो उन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की अनुमति से करता है, लेकिन कुछ स्वाविवेकी शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग वो अपने ही मन से करता है। तो ये शक्तियां हैं जिनका एक टॉपिक है, हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर। तो ये है आपका राष्ट्रपति, और इतना आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ें। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर हम राष्ट्रपति में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें। तो ये आप एक डायग्राम जरूर बना लें, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखें और इस डायग्राम के माध्यम से ही हमें पढ़ना है। क्लियर। तो ये राष्ट्रपति का परिचय है। अब अगले टॉपिक से हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे इनकी चीजें होती हैं। क्लियर। तो अगला जो टॉपिक होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभी तक जिन भी विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको हर वीडियो समय समय पर उपलब्ध हो सके।
तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।